मेरा मार्क्स लेकिन आता नहीं था, मतलब मैंने ये सारा प्रोग्राम भी कर लिया, उसके बाद भी मेरा मार्क्स नहीं आते थे। मैंने ये एक चीज़ देखा था, मेरा 160 से ऊपर कभी क्रॉस ही नहीं होता था। फिर बट मैंने एक दिन एनालिसिस किया कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फिर मैंने अपने नर्व कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसमें होता क्या है कि आप 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, आपने मान लीजिए 20 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि अगले 1 घंटे में मैं 80 क्वेश्चन कर सकता हूँ। जब से मैंने ऐसा सोचा तो मेरे हमेशा मेरी टेस्ट सीरीज में रैंक वही 100 या ऐसी आने लगी। उसके बाद मेरा 170 180 मार्क्स भी आने लगा टेस्ट सीरीज में। उससे मुझे सब नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने CGL एग्ज़ाम, जो इतना टफ एग्ज़ाम होता है, उसको कंटिन्यूसली 3 बार क्रैक किया है। CGL 2016, 17 और 19, और इस बार तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 258 है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं रजत सिंह जी से। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की और कंटिन्यूसली 3 बार आपने एग्ज़ाम क्रैक किया। तो थोड़ा सा हमारे एक्सपीरियंस को, अपने फैमिली बैकग्राउंड, पढ़ाई कहाँ से की, इसके बारे में। मेरा नाम रजत सिंह जादौन है। मैं कानपुर से वैसे बिलोंग करता हूँ, और मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन, मैंने बीटेक कर रखा है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से। मैंने अपना CGL 2016 की प्रिपरेशन अपना बीटेक 2015 में पास करने के बाद स्टार्ट की थी। उस समय मैंने सारे कन्वेंशनल मेथड्स का यूज़ किया था, मतलब मैंने SSC की स्पेसिफिक कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। मेरे सारे मेथड्स जो थे उस समय के, वही जो 10th 12th में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मैं उसी तरीके से ही पढ़ता था। उसी से ही मैंने 2016 वाला जो अपना CGL था वैसे क्रैक किया था। बट उसके बाद हाँ 2016 से मेरा सिलेक्शन फिर हुआ CGD एज ए CGD ऑडिटर, जिसमें मैं अभी भी वर्किंग हूँ। और मैंने इसकी ज्वाइनिंग मेरी 2018 में हुई थी, तब से मैं उसी डिपार्टमेंट में अभी भी ज्वाइन हूँ। और उसके बाद बीच में मैंने 2017 का CGL भी दिया था, जिसमें मेरा प्री में काफ़ी अच्छा मार्क्स था। मेरा 176 मार्क्स था उस समय, और मेरा रैंक उस समय 236 था उसमें। हालांकि लेकिन मेरा Tier 2 बहुत अच्छा नहीं हुआ, जिससे कि मुझे अपना डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर मैंने जब जॉब ज्वाइन की तो वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रिपरेशन करने में जो थोड़ा टाइमिंग का इशू ये सारा था, तो 2018 वाला मैंने CGL उस तरीके से नहीं दे पाया। उसके बाद फिर मैंने मैडम 2019 वाले की तैयारी स्टार्ट की, जिसमें मेरा ये सिलेक्शन हुआ है और मुझे मेरी डिजायर्ड पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर का मिल गया। तो बहुत बधाई हो, मैं आपको फिर से बधाई दूंगी कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। और उसके लिए कितने एस्पिरेंट्स जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कैसे करना है। तो जो आपकी क्वेश्चंस हैं वही हमारे भी क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम यही जानते हैं आपसे कि आपकी प्री के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि प्री का जो है मार्क्स वो जुड़ता भी है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी थोड़ा बताइए। 2016 से मेरा GS की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही मतलब वो था। मैं मैथ्स और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, तो मेरा GS के लिए मैंने शुरू से ही मतलब अच्छी बुक्स पढ़ रखी थी, तो GS मेरा शुरू से ही अच्छा था। उसके बाद मैंने, लेकिन अब 2018 से जब से TCS कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है, तब से इसका थोड़ा पैटर्न बदल गया है। अब थोड़ा करंट पे ज़्यादा फोकस रहता है, और थोड़ा बैंकिंग टाइप का GK 1 लाइनर वाला ज़्यादा पूछते हैं ये लोग अब। तो उसके लिए अब ये वो जो कन्वेंशनल वाला जो रहता था, जैसे मैंने पढ़ा था बड़ी बड़ी बुक्स से, तो वो काम नहीं आता है। अब बहुत ज़्यादा 1 लाइनर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेनली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। 25 क्वेश्चंस में आप मान लीजिए कि कम से कम 14 क्वेश्चंस, मेरे एग्ज़ाम में तो 14 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही थे। और बहुत ज़्यादा और भी बहुत ही वैरायटी रहती है, कम से कम कहीं विदेश से पूछ लेंगे, कहीं चाइना के क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पे मेन फोकस GK के लिए आप प्रीवियस ईयर पे फोकस 1 लाइनर और एक ब्लैक बुक आती है QMaths की, उस पर किया जा सकता है। बाकी करंट के लिए कोई एक पर्टिकुलर साइट पे भी फोकस करके, GS पे भी एक्चुअल में 4 पोर्शन रहते हैं प्री में, तो किसी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं कि मैं इस पे छोड़ दूं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ है कि आप अगर किसी भी एक पोर्शन को थोड़ा भी वीक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप GK को भी उतना ही ध्यान दें जितना इंग्लिश और मैथ्स पे रहता है। उसके बाद
इंग्लिश के लिए, जीके के लिए हाँ, आप लुसेंट को फोकस कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसका जो रहता है सारा एनसीईआरटी से ही लिया है, और उसमें जो वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड करते रहते हैं बीच बीच में, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। खास करके इंग्लिश वाली लुसेंट ज़्यादा अच्छी बुक है, उसको आप ज़्यादा प्रेफर करें मैं बोलूँगा, क्योंकि हिंदी वाले में वो वन लाइनर दिए हैं। इंग्लिश वाली में ये है कि उसमें काफ़ी अच्छा है वो, ओवरऑल हिस्ट्री और उसका हर एक चीज़ अच्छा है इंग्लिश वाले का। करंट पे ज़्यादा फोकस करिए जीके के लिए। बाकी जो दूसरा पोर्शन है रीजनिंग, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हो जाएगा मैडम मोस्टली। उसके अलावा रीजनिंग में कोई बहुत एक्स्ट्रा फोकस नहीं करने की ज़रूरत है बस। लेकिन ये है कि उसको भी थोड़ा बहुत वेटेज ज़रूर दें, क्योंकि 50 मार्क्स का वो भी, अगर थोड़ा भी मार्क्स कम हुआ तो दिक्कत ही आएगा। मैथ्स और इंग्लिश के लिए? और इंग्लिश के लिए एक मैंने कुछ बुक्स थी उन पे फोकस किया था। जैसे ग्रामर के लिए मैंने नीतू सिंह की एक बुक आती है, उस पर फोकस किया था। और उसके बाद वॉकअप के लिए मैंने एसपी बख्शी की बुक आती है, उससे वॉकअप किया था। और एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं सारे एसएससी के, वो सबसे बेस्ट बुक है। उसमें क्या है कि शुरू में सारा ग्रामर दे रखा है, तो आप जल्दी में रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं, और सारी वॉकअप भी उसमें दे रखी है। अगर वो बुक 3 से 4 बार कोई एस्पिरेंट लगाएगा तो प्री में सारा तैयारी उस बुक से हो जाएगा। बहुत ही मतलब बेस्ट बुक है वो। उसके बाद और बाकी नीतू सिंह की जैसे ग्रामर वाली बुक है, आप उसमें जैसे एक बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर लगाइए पीछे वाले, और दोबारा रिवीजन में सीधे क्वेश्चन से रिवीजन करिए। उसके बाद फिर से पढ़िए, पहले क्वेश्चन लगाइए फिर पढ़िए। तो ये तरीका रहता है, उससे क्या आप अपनी कमी जान जाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे भूल रहा है बार बार, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। और वॉकअप में ये है कि एसपी बख्शी की अगर वॉकअप तैयार हो जाएंगी तो वॉकअप उससे बाहर आती नहीं है। बहुत ही एसएससी में ऐसा है कि शायद ही उससे बाहर कोई वॉकअप आएगी। बाकी प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही पड़ेगा, कहीं से भी करना ही है। तो साथ में इंग्लिश के लिए इतना ही पर्याप्त है वैसे मेरे हिसाब से, तो इतना ही किया था। और मैथ्स के लिए प्री में मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने बहुत ज़्यादा प्री में पढ़ा नहीं था। अविनाश सर एक हैं, उनके मैंने वीडियो देखे थे सारे। प्री में मैंने 2019 के लिए जब प्रिपरेशन की थी तो जनवरी 2020 से स्टार्ट किया था मैंने, और मेरा एग्ज़ाम था मार्च में, तो उसके बीच मेरे पास बहुत समय नहीं था। तो मैंने सारा जो प्रिपरेशन अपना अविनाश सर के वीडियो से ही कर लिया था, उसमें अपना प्री का यूट्यूब से ही जितना था उनका। और इस समय टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो 2018 से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं टीसीएस के, वो चाहे सीपीओ के हों चाहे सीजीएल के हों, वो ज़रूर लगाएं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उससे क्वेश्चन का खास बात ये है, क्वेश्चन हमें करना है, क्योंकि पेपर में हमें सॉल्व करके ही आंसर निकलता है। वहाँ आजकल क्या है कि ये फंसाते हैं क्वेश्चन में, मतलब अगर हम देख के करेंगे कि अरे ये तो हो जाएगा, तो क्वेश्चन होता नहीं वास्तव में पेपर में जाके। आजकल जो नया ट्रेंड आया है उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो ये है कि क्वेश्चन का जब तक आंसर ना निकले तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आंसर ज़रूर निकले हमारा। बाकी मैथ्स में मैंने इतना ही किया था प्री के लिए तो। और टेस्ट सीरीज़ मैंने एक टेक्स्ट बुक की ज्वाइन की थी, हालांकि मैंने प्री के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए नहीं थे। और बस मैथ में मेरा इतना ही था मैडम प्री के लिए। हाँ, तो ठीक है, आपने प्री के लिए तो काफ़ी गाइड कर दिया। अब थोड़ा सा आप ये बताइए, जैसे आप ऐसे जॉब तो कर ही रहे हैं, कि आप बता रहे हैं कि आप सीजीडीए में हैं, तो उसके साथ साथ आपको टाइम कैसे मिलता है? मतलब आपका शेड्यूल क्या रहता है? कई लोग ऐसे होंगे जिनको जो भी जॉब करते होंगे और वो सोचते होंगे बस 9 से 5 के बाद टाइम नहीं मिलता, तो आप कैसे टाइम निकालते थे? ऑफिस की टाइमिंग मेरी 9:30 से 6, ये 8.5 आवर्स का ऑफिस है हमारा। उसमें बीच में आप मान लीजिए आधे घंटे का लंच है। तो मैं ऑफिस के बाद जैसे ही 6 बजे के बाद मैं जैसे ऑफिस से आता तो मैं पहले रेस्ट करता था 7 बजे तक का। उसके बाद मेरा 7 बजे से मैं 1.5 घंटे 8:30 तक पहले पढ़ लेता था एक बार। उसके बाद फिर मेरा 1 घंटे का खाने का टाइमिंग रहता था, तो मैं खाना खाने के बाद आके 9:30 से मैं फिर स्टार्ट करके अपना उस समय मैं लगभग 1:30 बजे तक या 1 बजे तक ऐसे करके मैं ऑफिस डेज़ में 4 घंटे मिनिमम निकालता ही था। तो जिससे कि वो 4 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ जो कोर्स है और जितना कंपटीशन है, क्योंकि जो फ्री कैंडिडेट्स हैं वो उनसे हमारी फाइटिंग है। तो हमारा एक्चुअल में जो वहीं दूसरा बंदा 8 घंटे पढ़ रहा है, तो हालांकि इसमें घंटे का कुछ नहीं है, बट हमें 4 घंटे निकालने पड़ते हैं, जिससे हमारा 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश है मैथ्स है, थोड़ा थोड़ा दोनों में ही। और बाकी जब तक प्री है तो 3 से 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीएस भी अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो जीएस में भी हमारा
ओवरऑल जाके, तो कहीं ना कहीं मिनिमम 1 घंटा तो कोई एक सब्जेक्ट मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा डेली। तो 4 घंटे तो आप डेली निकालना, बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम अगर ऑफिस में कुछ मिल जाए तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे ये सब पढ़े जा सकते हैं ऑफिस में। थोड़ा बहुत इंग्लिश हुआ, जीके का हुआ मोबाइल के थ्रू। बाकी कई सारे ऐप्स चल गए हैं आजकल जिससे वोकेबलरी होती है। बाकी मेनली नीतू सिंह वाली बुक है जो आजकल उस पर भी चल रही है PDF, उसका एप्लीकेशन भी आता है एक, तो एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, जिससे कि आप जैसे ऑफिस आवर्स में अगर आपको लंच में भी थोड़ा समय मिल रहा है तो आप उस टाइम में यूटिलाइज़ करके उसको, कुछ नहीं तो एक चैप्टर का अगर पीछे का क्वेश्चन ही लगा लेंगे तो वो हमारा टाइम मतलब एक कवर हो जाएगा, जिसको हमें घर पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी यही हमारा मैडम मेन शेड्यूल रहता था। बाकी जैसे आपने बताया ये नीतू सिंह और अभिनय मैथ्स ये सब बताया ही आपने, बाकी आप बार बार बता भी रहे हैं कि काफ़ी ऐप भी आ गई हैं आजकल, तो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर चाहें तो ऑफिस में भी जब भी टाइम मिल रहा है तो अपना ईयरफोन लगा के देख सकते हैं, या कोई जो भी ऐप है सबसे बात करते करते उसको भी उस ऐप में वो क्या वगैरह देख सकते हैं। अगर मेंस की कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रही हो, या फिर आप एक चीज़ और बताना चाहें कि जैसे आपने ये पूरी जो भी चीज़ें की सिर्फ सेल्फ से की, या फिर कोचिंग की आपने कभी मदद ली है, जो भी आपका और कुछ, और कोई पर्टिकुलर आपको जैसे अभिनय मैथ्स का आपने नाम लिया, ऐसे कुछ और कोई साइट हो जहाँ से आप इंग्लिश या मैथ्स की चीज़ की आपको हेल्प मिलती है तो उसका भी नाम बताएं, जिससे कि आपने जितना किया है वो लोगों को तुरंत मिल जाए, उनको हेल्प हो जाए। मेंस का मेरा जो जब मेरा प्री एग्ज़ाम हुआ मार्च में, उसके बाद मेंस मेरा वैसे जून में शेड्यूल था, बट बीच में कोरोना आ गया तो जिससे उसको नवंबर तक कर दिया गया। तो बीच में जो मुझे टाइम मिला, शुरू में मैंने 2-3 महीने थोड़ा हैपेजार्ड मेरा प्रिपरेशन था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ। प्रीवियस ईयर पे मेरा फोकस था मेरा, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में मेरे मार्क्स नहीं आते थे। 160 140 160 के बिलो ही रहता था मेरा हमेशा। तो उसके बाद फिर मैंने एक यूट्यूब पे पढ़ा है, अभिनय मैथ्स के 88 डेज़ का मेंस का प्रोग्राम यूट्यूब पे पढ़ा है उन्होंने। उसमें 88 डेज़ के प्रोग्राम में सारा करा रखा है, उससे बाहर आता ही नहीं है। वो अगर कर लिया जाएगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा था, तो मैं मतलब मैंने 2016-17 की प्रिपरेशन में कभी SSC में जैसा जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से पढ़ा जाता है वैसा नहीं, मेरा कन्वेंशनल तरीके से मैं करता था हमेशा। क्वेश्चंस वो 10th में जैसा पढ़ाया जाता है उसी तरीके से, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता था, इसलिए मैंने ये सारे 88 डेज़ वाले प्रोग्राम में सारा सीखा, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला उससे। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी रहते हैं वो क्वेश्चन, कि प्रीवियस ईयर तो हैं ही, साथ में जैसे कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो वो उस वाले प्रोग्राम से अगर हो जाएगा। बाकी मैंने एक 1000 रुपये में रेमो सर का कोर्स लिया था, जिससे मेरा कंटिन्यूटी बना रहा है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, उसमें मेरा कंटिन्यूटी ब्रेक होने का बहुत चांस था। तो उसमें कुछ नहीं, बस वो 2500 क्वेश्चन कराए थे सर, प्रीवियस ईयर थे मेन, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जैसे 1 घंटे का, जैसे वो 1 घंटे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते थे, बाकी मेनली क्वेश्चन कराते। तो रेमो सर का भी मैंने, और रेमो सर की एक खासियत है कि वो जैसे अदर कोई टीचर है तो वो क्वेश्चन आपको बता देगा ऐसे ऐसे होता है, लेकिन रेमो सर उसका आंसर निकाल के दिखाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में हमें वहाँ जाके आंसर ही निकालना है। पेपर में क्या होता है कि टाइम भी खर्च हो जाएगा, उसके बाद आंसर नहीं निकलता है। तो मेंस में मैंने मेनली वही 88 डेज़ वाला प्रोग्राम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी टेस्ट सीरीज़, हाँ टेस्ट सीरीज़ पे मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ लिया। टेस्ट सीरीज़ में मेरा मार्क्स लेकिन आता नहीं था, मतलब मैंने ये सारा प्रोग्राम भी कर लिया, उसके बाद भी मेरा मार्क्स नहीं आते थे। मैंने ये एक चीज़ देखा था, मेरा 160 से ऊपर कभी क्रॉस ही नहीं होता था। फिर बट मैंने एक दिन एनालिसिस किया कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फिर मैंने अपने नर्व कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसमें होता क्या है कि आप 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, आपने मान लीजिए 20 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि अगले 1 घंटे में मैं 80 क्वेश्चन कर सकता हूँ। जब से मैंने ऐसा सोचा तो मेरे हमेशा मेरी टेस्ट सीरीज में रैंक वही 100 या ऐसी आने लगी। उसके बाद मेरा 170 180 मार्क्स भी आने लगा टेस्ट सीरीज में। उससे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ मैडम, कि तब से मैंने, हाँ नर्व कंट्रोल, मतलब अपने आप को एक कॉन्फिडेंस रखो और नर्वस नहीं होना, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर में भी। क्योंकि होता क्या कि जैसे अगर पेपर आया अगर कठिन क्वेश्चन शुरू में है, नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपके पास, तो एक वो फीलिंग आती है कि अब मेरे मतलब एक हाथ पैर फूलने वाली बात, तो वो नहीं होता है। तो काफ़ी मतलब इस चीज़ पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पेपर में मार्क्स बढ़ जाएंगे, अपने आप बढ़ेंगे, इससे 10-20 मार्क्स कम से कम। और थोड़ा सा आप मतलब यही बताइए हमें कि जैसे आप बता रहे हैं मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज़ में उतने नहीं आते थे, तो अभी फाइनल सिलेक्शन में फिर आपके कितने मार्क्स आए, प्री में मेंस में कितने आए हैं? प्री का एग्ज़ाम मेरा 5 मार्च वाली शिफ्ट में था, वो बहुत वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट थी।
तो उसमें 146.5 मार्क्स थे, जिसमें मेरे 45 मार्क्स बढ़ गए थे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो 191 मार्क्स मेरे बने थे जाके प्री में। और उसके बाद जब मेरा मेंस का हुआ तो मेरा जो मेंस का था वो भी मेरी वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट थी। तो उसमें मेरे मैथ्स में 283 मार्क्स थे, जो बाद में नॉर्मलाइजेशन होकर 237 हो गए थे। और इंग्लिश में भी मेरे 200 में 180 मार्क्स थे, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लगा तो वो 186 हो गए थे। टोटल जाके मेरा 674.78 बना था, 675 के अराउंड मान लीजिए। और मुझे मतलब मेरी फिर डिजायर्ड पोस्ट उसी से। और हाँ, टीयर थ्री तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, पूरा लक बेस्ड होता है मोस्टली। उसमें मुझे 60 मार्क्स मिला। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब काफ़ी अच्छा गया था पेपर, बट उनको 40 मार्क्स, किसी को 30 मार्क्स। तो मोस्टली वो लक बेस्ड ही है। मेरा तो जैसे टॉपिक भी आया तो थोड़ा टफ आया था मैडम। तो फिर भी मैंने मतलब उसको जब किया, क्योंकि मैंने यूपीएससी का थोड़ा तैयारी किया हुआ था, मुझे आता था वो, बट फिर भी टीयर 3 मेरे मार्क्स उस तरीके से नहीं आए जितने आने चाहिए थे। वही है, टीयर 3 में आप मेनली लक बेस्ड है, बहुत कुछ किया नहीं जाता, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये कि इतना बेसिक प्रिपरेशन तो करके जाना ही चाहिए, उतना ही। बाकी मेन है कि अपना मैथ्स और इंग्लिश पे ही मेन फोकस करिए, खास करके टीयर 2 पे। और वो भी इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश मेंस में आप टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि इंग्लिश में आपको, और एक चीज़ और, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। उससे क्या होगा कि न्यूज़पेपर से आपकी रीडिंग स्किल सही होगी, जिसका बहुत यूज है। क्योंकि आजकल जो इंग्लिश में मार्क्स हैं 180, 190 यही सब आ रहे हैं सबके, 160 मार्क्स से कुछ होगा नहीं आजकल। इसलिए आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड और ये सारी चीज़ें बदलती हैं। इतना ही। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए दोस्तों, जितनी मतलब इन्होंने शायद जितने अच्छे मार्क्स बताए, अपनी जितनी भी इन्होंने स्ट्रैटेजी बताई, इंग्लिश, मैथ्स, हर चीज़ की आपको समझ में आ गई होगी, डिस्क्रिप्टिव की भी जो इन्होंने। तो रजत सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतनी अच्छी रैंक 3 बार सीजीएल क्वालिफाई भी किया। फिर आपको जो डिज़ायर्ड पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए थी वो भी मिल गई आपको, और आप फाइनली अपनी ड्रीम जॉब्स आपने पा ली है। तो दोस्तों, आपको जितनी भी देखिए क्वेरी थी, मेरे ख्याल से आपकी वो सॉल्व हो गई होगी। जितनी भी चीज़ें बताई हैं रजत सिंह जी ने, आपको उनको फॉलो करना है। और कोई भी आपकी फर्दर क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्टिव, आपकी प्री में, मेंस में, किसी भी स्ट्रैटेजी में या किसी कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।